सोनी सिंध आहे मुझी जिंद आहे, सोनी सिंध आहे मुझी जिंद आहे। हिन सिंध तां पंहिंजी दिल कुर्बान, हिन सिंध तां पंहिंजी जान कुर्बान, पंहिंजी जान कुर्बान, पंहिंजी जान कुर्बान। पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने शुरुआत की और उसके बाद मेरे जितने भी प्राइवेट चैनल्स मेरे वीडियोस बनते रहे, तकरीबन 30 से 35 वीडियोस मेरे जो है वो बन चुके हैं। शुरू में मुश्किलात पेश आई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से, मुझे फ़ख्र है, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरुआत की बच्चों के प्रोग्राम से, उसमें गाया फिर रोशन। मुझी जिंद सिंध मुझी जिंद, सिंध मुझी जिंद, सिंध मुझी जिंद, सिंध 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 सोनी सिंध आहे मुझी जिंद आहे, सोनी सिंध आहे मुझी जिंद आहे। हिन सिंध तां पंहिंजी दिल कुर्बान, हिन सिंध तां पंहिंजी जान कुर्बान, पंहिंजी जान कुर्बान, पंहिंजी जान कुर्बान आहे। सोनी सिंध आहे मुझी जिंद आहे, हिन सिंध तां पंहिंजी दिल कुर्बान, हिन सिंध। आज एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेना बिल्कुल पसंद करूंगा। उनका नाम है मुनीर महर, जो कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और नामवर सिंगर हैं। तो आज उनकी ज़िंदगी के बारे में अहम मालूमात हम आप तक इस शख्सियात प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाएंगे। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा शुरुआत करते हैं और जानते हैं मुनीर महर की ज़बानी उनकी वो कहानी कि किस दौर से उन्होंने अपने इस फील्ड की शुरुआत की, कितने चैनल्स पर वो काम कर चुके हैं, आज तक कितने सॉन्ग्स वो आवाम को दे चुके हैं सुनने के लिए, और उसके अलावा उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर महर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने इस फ़न की शुरुआत जो है वो किस सन में की, और उसके अलावा आज तक आप कितने सॉन्ग्स जो हैं वो आवाम को डेडिकेट कर चुके हैं, उनके नाम किए हैं आपने, और क्या पजीराई आपने हासिल की और क्या दिक्कतें दरपेश थी आपको इस पूरी जद्दोजहद में? जी सवाल तो बहुत सारे आपने कर दिए एक ही सांस में और बहुत मुश्किल सवाल किए। उसका जो शुरुआत मैंने की थी वो तो मेरी बचपन से थी। एक्चुअली मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तो मुझे मिली नग़मे और हमद, नात और कौमी तराना ये पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। तो स्कूल में मैं वहाँ पर असम्बली में कौमी तराना वगैरह पढ़ता था। उसके बाद जो स्कूल के ज़माने में मिली नग़मों के जो मुकाबले होते थे उसमें हिस्सा लेता था। फिर कॉलेज का ज़माना आया, फिर वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, मिली नग़मों के प्रोग्राम होते थे, उसमें हिस्सा लेता था। कॉलेज से निकले फिर स्टेज का ज़माना आया, तो यूँ सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा ताल्लुक़ सक्खर से बेसिकली, तो मुझे कुछ करना था। मैं टीवी पे जब देखता था सारे आर्टिस्टों को, फ़नकारों को, मैं कहता था कि मैं टीवी पर कब आऊँगा। उसके लिए मैंने सक्खर अपना जो मेरा जो होम टाउन था सक्खर, वो मैंने छोड़ा और मैं कराची आया। कराची आने के बाद यहाँ पर शुरू में मुश्किलात पेश आईं लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से, मुझे फ़ख्र है, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरुआत की बच्चों के प्रोग्राम से, उसमें गाया। फिर रोशन तारा पर खुडाम, गीत संगीत और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम थे जिसमें मैंने परफॉर्म किया। और उसके अलावा फिर बाद में बहुत सारे चैनल्स आ गए, प्राइवेट चैनल्स आ गए, हमारे लिए राहें खुलती चली गई, हमारी मेहनतें चलती चली गई। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपने इवेंट्स, अपने शोज़, अपने प्रोग्राम्स जो है ना, कॉन्सर्ट्स जो है ना, पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने शुरुआत की। और उसके बाद मेरे जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए, वो सिंधी रीजनल चैनल्स हो या उर्दू चैनल्स हो, सब पे बारी बारी में काम करता रहा और मेरे वीडियोस बनते रहे। तकरीबन 30 से 35 वीडियोस मेरे जो है ना वो बन चुके हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे। वो चलते रहते, कहीं दिन में कहीं रात में। उसमें नात भी हैं, हमद भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं और मिली नग़मे भी हैं और लव स्टोरी सॉन्ग भी हैं, सूफियाना सॉन्ग्स हैं। और मैंने काफ़ी ज़बानों में गाया है, पंजाबी में भी गाया है, उर्दू में भी गाया है और सिंधी में भी। एक्चुअली मैं शुरू से तो मैंने रीजनल चैनल्स के लिए मैंने बहुत काम किया, सिंधी ज़बान में, सिंधी मीडिया के लिए मैंने बहुत काम किया। तो पीटीवी से तो मैंने शुरुआत की थी, बच्चों का प्रोग्राम था रोशन तारा, तो उसमें मैंने बच्चों का गीत गाए थे। लेकिन जब और हमारे रीजनल चैनल आए तो उसमें पहला मैंने ऑडियो जो ख़ुद बनाया था, उस वक्त इतनी सहूलतें नहीं होती थी,
वो था पुराना एक कल्चरल गीत है ढग्गो पैर पैरा, उसको मैंने नए अंदाज में उसको मैंने रीमिक्स करके उसको गाया और वो KTN चैनल और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो रिलीज़ हुआ और दुनिया ने देखा और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, क्योंकि वो एक शौक़ चंचल और बच्चों के भी और बड़ों की पसंदीदा एक पुराना कल्चरल गीत था, वो हुआ। उसके बाद में मेरा एक और गीत जो सिंध के बहुत बड़े पोइट हैं, बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद बुखारी, उनकी पोइट्री है, ज़िंदगी ते ना है कोई भरवस हो, हुस्न के पूजे वठो पूजे वठो। तो ये गीत मैंने कंपोज़ नए सिरे से किया, उसकी नई म्यूज़िक बनाई और उसको नए अंदाज़ में किया। उसकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त हुई थी और वो भी पब्लिक ने जब देखा तो उसकी बड़ी आउटपुट मिली मुझे। उसके बाद कंटिन्यू करता रहा, मुख्तलिफ़ सॉन्ग करता रहा, मुख्तलिफ़ सूफियाना कलाम, और अभी तक सिलसिला जारी है। मंजिल अभी दूर है, अभी तो शुरुआत है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुशी का इज़हार किया गया था तो दफ़ बजा के किया गया था, तो दफ़ बजा कर खुशी का इज़हार किया गया था। उस वक्त ज़्यादा सहूलतें नहीं थी और इतने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। दूसरी बात यह कि जब जो हम खाने काबे में अज़ान सुनते हैं और हम जो नात और हमद सुनते हैं उसमें सुर रखा गया है, वो सुर में दी जाती हैं। तो लिहाजा ये तो तय हो गया कि रिदम और सुर ये तो एक गॉड गिफ्टेड है, कुदरत की तरफ से है। अच्छा, इसमें रूहानियत इसलिए है कि इसमें इसकी क्योंकि संगीत के जो सुर होते हैं वो पूरी दुनिया में वही होते हैं। सुरों की कोई मज़हब नहीं होता, कोई हदें नहीं होती। जो हिंदुस्तान में है वो जो भजन गाते हैं वो भी सुर में गाते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान जो है और जो हमद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, नोहा पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, जो भी करते हैं वो सब सुर में है। सुर और रिदम और लय जो है ना, ये कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है और वो जिसके अंदर बस जाता है वो एक रूहानी उसको सुकून मिलता है। आप अच्छी मौसीकी सुने, अच्छे गीत सुने, अच्छी पोइट्री सुने, अच्छी शायरी सुने और अच्छे गीत सुने, और क्योंकि उसी में सुकून मिलता है। बाकी धूम धड़का हल्ला गुल्ला तो वो शादी ब्याह के मौक़ों पर होता ही रहता है। सेकेंडली ये है कि जो न्यू सिंगर्स आ रहे हैं या मार्केट में जो सिंगर्स काम कर रहे हैं, म्यूज़िक का, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सीरियस होकर इस काम को आप अगर लेंगे तो ये काम बहुत अच्छा है। इसकी पूरी दुनिया में बड़ी कदर है, इसकी वजह से आपको इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, लोगों आवाम की मोहब्बतें मिलती हैं। दुनिया में एक वाहिद चीज़ म्यूज़िक है जिसमें आपको पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट मिलती है। आप पॉलिटिक्स में चले जाएँ, आपको एक सियासी पार्टी इज़्ज़त देगी, दूसरी सियासी पार्टी आपसे नफ़रत करेगी। आप किसी पार्टी में चले जाएँ, किसी इदारे में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, उससे एक चीज़ आपसे, कुछ लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, कुछ लोग आपसे नफ़रत करेंगे। लेकिन एक म्यूज़िक जो है वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप सीरियस करेंगे तो उसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया में आपको इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, खुलूस मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, आवाम आपसे प्यार करेगी, बड़े लोग आपसे प्यार करेंगे, हर इंसान आपसे प्यार करेगा, क्योंकि आपकी संगति और आपकी पहचान ही आपका म्यूज़िक है। यही मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे मुनीर महर और इनकी जो भी ज़िंदगी की जो सख्त तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं इस फील्ड के हवाले से और जो इन्होंने जिद्दोजहद की है और जो नाम कमाया है, ये आपने इनकी ज़बानी हमने वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़। अपने होस्ट राजा बलोच को दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज एक अहम इशू पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इशू है पाकिस्तान स्टील मिल्स। 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन को बतौर नोटिस फारिग करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला हो चुका है वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबका ज़िला काउंसिल कराची के मेंबर रह चुके हैं और इंतहाई इलाके के मोअज़्ज़िज़ और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मोहतरम आगा तारिक पठान साहब। आज हम इस हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे और मैं एक और जो है आपको आगा साहब की खूबी बता दूं कि आगा साहब स्टील मिल के रिहायशी
इलाका स्टील टाउन और उसके नज़दीक गुलशन हदीद का जो इलाका है, यहाँ के रिहाइश पजीर हैं और अरसा दराज से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। तो इनको आज के इस प्रोग्राम में मदऊ करने का जो हमारा ख़ास मकसद था वो यही था कि ये स्टील मिल को लेकर और रिहायशी कॉलोनी को लेकर और यहाँ के स्टील मिल के मुलाजमिन को लेकर उनके हवाले से बखूबी वाकुफ़ हैं और बारीकी से उस पर नज़र डालने के लिए, उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज उनको मदऊ किया है। जी, सबसे पहले तो आगा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कराची की आवाज़ प्रोग्राम में। मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया। आगा साहब, क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टील मिल का दिवालिया इस वक्त अगर हम कहें तो मुकम्मल तौर पर उसको वाइंड अप करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला हो चुका है वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। तो एक तो हमें सबसे पहले तो आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और ज़िला काउंसिल कराची के साबका मेंबर भी हैं, तो मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि स्टील मिल को लेकर वफाक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और सिंध गवर्नमेंट और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है स्टील मिल को लेकर और उनके मुलाजमिन को जो फारिग किया जा रहा है उस हवाले से। और उसके अलावा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बतौर एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए 4,500 से ज़ायद मुलाजमिन को फारिग कर दिया गया है और अब जो उनकी रिहायशी कॉलोनी है, सुना है कि उसके हवाले से भी बहुत जल्द नोटिस जारी होंगे और रिहायशी कॉलोनी भी उनको खाली कराने के अहकाम जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से क्या आपका नुक्ता नज़र है और पार्टी की पॉलिसी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने स्टील मिल के हवाले से एक अहम इशू को लेके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये अहम इशू इस वजह से है कि इस स्टील मिल से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, हज़ारों लोगों की वाबस्तगियाँ जो सारी ज़िंदगी की थी वो स्टील मिल से थी। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि मौजूदा वफाक हुकूमत ने एक ही नोटिस पे 4,544 मुलाजमिन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया है। ये उस हुकूमत ने फारिग किया है जो हुकूमत कहती थी कि हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बना के देंगे। ये इमरान खान साहब के जो खिताबात थे उनमें ये चीज़ शामिल थी, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां तो किसी को नहीं मिल सकी। लेकिन उसका पहला टारगेट किया है स्टील मिल को, जिसमें से 4,500 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि स्टील मिल मुकम्मल तौर पर खसारे में है और स्टील मिल के मुकम्मल तौर पे तालाबंदी हो चुकी है। इस वजह से मुलाजमिन को फारिग करना मजबूरी है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आप देखें कि स्टील मिल को चलाने के ऐलान तो इन्होंने खुद किए थे, स्टील मिल को चलाने की पॉलिसी तो इन्होंने किसी किस्म की नहीं दी। उल्टा स्टील मिल को और मज़ीद तबाह करने में वफाकी हुकूमत ने अपना अहम किरदार अदा किया और बाकी लोगों को निकालने का जो सिलसिला शुरू किया वो अभी सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देखें कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे वाज़ह कर दिया है कि वो पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी और मुलाजमिन की बरतरफियों के ख़िलाफ़ है। हमारे सीनियर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने, हमारे सेनेट के साबिक चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब ने और हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ह तौर पे ऐलान किया है कि वो स्टील मिल से किसी भी मुलाजिम की बरतरफी नहीं चाहते। उनका मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मज़दूर को बरतरफ करना यानी उसके मुआशी कत्ल-ए-आम में शामिल होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाज़ह कर चुकी है कि स्टील मिल के जो मुलाजमिन बरतरफ किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर जदोजहद करेगी। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने 4 मिनिस्टरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, जिसमें स्टील मिल की मजदूर यूनियनों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस मसले पर वफाक से बातचीत करेंगे। आप देखें कि स्टील मिल अगर नहीं चल रही थी, स्टील मिल अगर तबाह थी, तो ECC का गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो इजलास हुआ है उसमें स्टील मिल को गैस देने की मंजूरी क्यों दी गई है? जब आप स्टील मिल को गैस देने की मंजूरी दे रहे हो तो आप गैस दे के स्टील मिल को चलाओ ना भाई। आपको कौन कह रहा है कि आप इदारे को बंद कर रहे हो? आपको कौन कह रहा है आप लोगों को निकालो? आप उन्हीं लोगों से जो स्टील मिल के वर्कर हैं, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोज़गार दिया था, ये जितने भी लोग निकाले जा रहे हैं इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया था, जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा है। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टील मिल को इसलिए फ़रोख्त होने भी नहीं देगी क्योंकि स्टील मिल इस मईशत की रीढ़ की हड्डी की जो है एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है। आप देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तरक्की को देखते हुए पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देने के लिए स्टील मिल का वजूद यहाँ पे लाए थे। आज देखें सिंध के अंदर स्टील मिल मौजूद है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग नौकरियाँ करते हैं। एक जो उस वक्त भर्ती किए गए वो रिटायर्ड हो गए, कई
वो उनका इंतकाल हो चुका, लेकिन वो सीनियर लोग अभी भी स्टील मिल में मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरफियों की सख्त मुखालफत करती है और सिंध हुकूमत की तवस्सुत से वफाक से बातचीत की जाएगी कि इन मुलाजमीन को बरतरफ ना किया जाए और स्टील मिल को चलाया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर स्टील मिल को फ़रोख्त किया जाता है तो सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए। सिंध हुकूमत स्टील मिल को ख़रीदने के लिए तैयार है, लेकिन उन टर्म्स कंडीशन पे जिन टर्म्स कंडीशन में मज़दूरों के मफादात को देखा जाएगा, जिन कंडीशंस में यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, उनके मफादात को देखा जाएगा और मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत ये बड़ा फ़ैसला करने के लिए भी तैयार है। जी आगा साहब, मेरा सवाल है कि क्या वफाकी हुकूमत अगर स्टील मिल को प्राइवेट करने जा रही है तो सिंध हुकूमत ने जो वफाक को ज़मीन दी थी उसका क्या होगा? जी, आपने सही सवाल किया है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टील मिल को फ़रोख्त होने नहीं देगी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें रोडों पर एहतजाज करना पड़े, हमें धरने देने पड़ेंगे, या हमें अदालतों का जो है उसमें अदालतों में ये मामला लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मज़दूरों और स्टील मिल की जंग लड़ेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आपके दूसरे सवाल का रुख ये था कि स्टील मिल की जो ज़मीन है वो जब स्टील मिल यहाँ पे लग रही थी तो वफाकी हुकूमत से एक मुआहदा हुआ था जिसमें एक प्लांट की ज़मीन थी वो उनके हवाले थी, और दूसरा अगर स्टील मिल की तोसी होती है तो वो ज़मीन स्टील मिल को दी जाएगी, नहीं तो वो प्रॉपर्टी सिंध हुकूमत की है। तो ये बाकी ज़मीन प्लांट के अलावा जितनी भी बनती है वो हज़ारों एकड़ में ज़मीन मौजूद है और उसकी मिल्कियत सिंध की मिल्कियत है, वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। अगर वफाक अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आता और ज़बरदस्ती भी स्टील मिल को फ़रोख्त करता है तो सिंध हुकूमत उस ज़मीन की मालिक है, और प्लांट की ज़मीन के अलावा जितनी भी ज़मीन बचती है उसकी हक़ हाकमियत सिंध के लोगों की है और सिंध की है। वो हम किसी भी सूरत में वफाकी हुकूमत के इस फैसले में ज़मीन जाने नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया आगा तारक पठान। नाजरीन, पाकिस्तान स्टील मिल्स में जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था वो इदारा जिसके बिना पर लाखों घरों के चूल्हे जलते थे और गरीबों के लिए वो एक मसीहाई इदारा था, जिसको आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल वाइंड अप करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। उसी हवाले से आज हमने मौक़िफ़ जाना। यहाँ के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी थे और आगा तारक पठान, उन्होंने यकीनन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और जो हमारे सवाल थे उनके जवाबात भी उन्होंने दिए। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या अब कौमी इदारे जो हैं इस दहाने पर जाकर पहुंच गए हैं कि अब उनको प्राइवेट किया जाए, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, तो यकीनन माशी हवाले से ये एक बहुत बड़ा जो है हम रिस्क उठाने जा रहे हैं। वफाकी गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रिस्क उठाने जा रही है, ज़रा सोचना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक अहम इशू पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इशू है कराची की जो साहिली पट्टियाँ हैं, वहाँ के जो जज़ायर हैं, वहाँ पर वफाकी जानिब से बैडल सिटी नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है और जहाँ पर यह कहा जाता है कि 50 बिलियन से ज़ायद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत बड़ी वफाकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर रोज़गार के वसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे और इसके अलावा खुशहाली आएगी। लेकिन सिंध के लोगों में ये खदशात हैं कि आया यह प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध इन जज़ायर पर यकीनन हक रखती है कि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके बरक्स वफाकी ये चीज़ें करने जा रही है। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं, ये कहना है सिंध के अवाम का, और उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ वो आज सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले वफाक को इस प्रोजेक्ट की NOC दी, लेकिन सिंध के अवाम के सख्त रद्द अमल के बाद, उनके एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत को भी मजबूरन ये NOC वापस लेनी पड़ गई। उसके बाद वफाक और सिंध हुकूमत का आपस में इस वक्त सर जंग जारी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन हैं डॉक्टर
कादर मक्सी साहब। तो आइए सबसे पहले हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी कादर मक्सी साहब, आप क्या कहेंगे, ये वफाक जो बैडल सिटी प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, 50 बिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट वहाँ होने जा रही है, क्या तशवीश है सिंध के लोगों में, और आप क्या समझते हैं कि आप भी एक कॉम्प्रेस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या खदशात हैं, क्या वजह है इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? जी डॉक्टर कादर मक्सी साहब। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हुकूमत है। हुकूमत तो वही करती है जो लॉलीपॉप देकर लोगों को लूटती है, लोगों को गुमराह करती है, ग़ुलाम रखती है। उनके वसाइल जो हैं, धरती के वसाइल अपने इस्तेमाल और अयाशी के लिए खर्च करते हैं। ये जज़ायर का जो मसला है वो भी यही है। आज तो मैं इश्तिहार देखकर डर गया कि 50 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 5-10% इनको कमीशन मिल जाए तो वो कितने सारी ज़िंदगी सालों में ये इतने पैसे नहीं कमा सकते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई ज़ालमाना रवैया है, और जो लोग होते हैं, धरती के बासी होते हैं, उनसे छुपा कर की जाए तो वो बदनीयती पे मुबनी होती है। पीपल्स पार्टी पर कोई जबर नहीं था कि वो वफाक को NOC दे और वफाक को ये इजाज़तनामा दे कि वो आएँ और वहाँ पर इन्वेस्टर ले आएँ और वहाँ कोई तरक्याती काम करें। जबकि इनको ये मालूम था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक फ़ौजी डिक्टेटर के तौर पे हुक्मरानी करते थे, उस वक्त भी लोगों ने मज़ामत की और वो अल अमार कंपनी जो एक दुबई से लाई गई थी उसे भागने पे मजबूर कर दिया गया। फिर जरदारी साहब जुल्फ़िकार आबाद के नए नाम और नए नक्शे के साथ आए कि जज़ायर भी आबाद होंगे और ठट्टे की साइली पट्टी सारी वो आबाद होगी। लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। तो अब ये इमरान खान के नाम पे पीपल्स पार्टी उसके नफ़े की हिस्सेदार बनने की कोशिश करने जा रही थी, जिस पे सिंधी अवाम को गुस्सा है। और इंशाल्लाह ये 11 अक्टूबर को सिंधी अवाम की ताकत, जुर्रतों और हिम्मतों का यकजा फैसला आपके सामने आएगा कि सिंध के लोग इससे नापसंद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादर मक्सी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, इसी हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए? सिंध की आवाम जो इस वक्त सख्त एहतजाज कर रही है इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, और हुकूमत सिंध ने भी NOC वापस ली है उस एहतजाज के को मद्देनज़र रखते हुए, तो उसी हवाले से हम बात करेंगे। रुकन सिंध असम्बली है मोहम्मद साजिद जोकियो, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनसे भी ये मौक़िफ़ जानते हैं। साजिद जोकियो साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कराची की आवाज़ प्रोग्राम में। आपने डॉक्टर कादर मक्सी की भी बातें सुनी, और सिंध की आवाम क्या चाह रही है, क्या चाहते हैं? वफाक का जो ये प्रोजेक्ट है बैडल सिटी प्रोजेक्ट, उसके खिलाफ सिंध का क्या रिएक्शन है? और आपकी जानब से भी हुकूमत सिंध की जानब से NOC दी गई, उसके बाद वो NOC पर वापस लेना पड़ गया उनको, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहैसियत रुकन सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी की जमात को आप लीड कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, कादर मक्सी साहब ने जो बात की है वो भी मैंने सुनी है। पहले तो मैं वर्ल्ड उर्दू का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे लाइन पर लिया है। देखें, मौक़िफ़ साफ ज़ाहिर है। सिंध गवर्नमेंट को आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले एक वफाक से ख़त आया था। वो ख़त आया था कि हमें ये जजीरे दिए जाएँ ताकि हम वहाँ पर कोई काम कर सकें। तो उसमें कुछ 7-8 पॉइंट्स लिखकर सिंध गवर्नमेंट ने एक ख़त का जवाब दिया था, जिसमें माहीगीर जो रहते हैं, जो सिंध के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने 5 लिखे थे। उसके बाद उस ख़त का जवाब कोई भी नहीं आया। जब ख़त का जवाब नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने छुपे एक आर्डीनेंस जारी कर दिया। वो आर्डीनेंस जारी जो किया वो भी उन्होंने रख कर 1-2 महीने के बाद जो ने ज़ाहिर किया कि आर्डीनेंस जारी किया गया है, और ये जो हमारे जो समंदर के ऊपर जितनी भी ये जजीरे हैं, इन जजीरों को हम उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वहाँ आबादकारी करना चाहते हैं, वहाँ बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्डिंगें बनाने का राइट हर जगह दुनिया के अंदर ये बिल्डिंगें बनती भी हैं, सारा एक निज़ाम बसता भी है, मगर तरीक़ेकार ये नहीं है कि एक आर्डीनेंस के तहत जिनकी मिल्कियत है
जिनका मालकाना हुकूक है उनसे न पूछा जाए, सिंध के लोगों से न पूछा जाए, और वो एक सदर पाकिस्तान एक आर्डिनेंस जारी करके उनके ऊपर कब्ज़ा करने की साजिश कर रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुला मौक़िफ़ है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो हमारे जो समुद्र के ऊपर कब्ज़ा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने सिर्फ एक प्ली ली है जो पोर्ट कासिम की, कि ये पोर्ट कासिम यहाँ पर है, ये सारे जजीरे जो हैं पोर्ट कासिम के हैं, मगर ऐसे नहीं है। उनको उनका जो राइट ऑफ वे है वो राइट ऑफ वे इन जजीरों के अंदर नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है, और हमारे CM साहब ने भी मौक़िफ़ जारी कर दिया है, और पूरी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है कि हम ये जजीरे कभी भी नहीं देंगे। ये सिंध का हक़ है, सिंध की ज़मीन है, ये किसी और वफाक की ज़मीन नहीं है, न कि वफाक इधर कोई काम कर सकता है, जबकि सिंध को ऑन बोर्ड उन्होंने लिया ही नहीं है। तो इसी लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवेयर है, सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अवेयर हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने सिंध अमा को इस तरीके से भेज सकें। अच्छा साजिद साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा कि माजी में जैसे कि बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कराची का, और यकीनन वो हल्का भी आपका है, तो बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ बहुत सारे एहतजाज हुए, लेकिन बैरिया टाउन तो बन गया। तो क्या अब ये बैडल सिटी जो है, जिसके ख़िलाफ़ आप चाहे कितने भी एहतजाज कर लें, और ये वफाक का प्रोजेक्ट भी है, तो क्या समझते हैं ये बैडल सिटी भी उसी तरह उसी तर्ज का है, बैरिया टाउन की तर्ज का, कि ये भी बन जाएगा? आप वजह हैं, आप बिल्कुल वजह हैं। बैरिया टाउन का और मसला है। बैरिया टाउन का मसला ये है कि यहाँ हमारे लोगों ने जो मालकाना हुकूक लैंड है वो बेची है, उन्होंने ख़रीदी है, ठीक है। तो बैरिया टाउन इस तरह नहीं बना है। बैरिया टाउन के अंदर वो लैंड जो है बेची गई है, लोगों से उन्होंने ख़रीद की है। उसी लिहाज से अगर वो स्टेट जो लैंड है उसके ऊपर अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, वो जो ज़मीन थी मुख्तलिफ़ एरियाज़ मुख्तलिफ़ देश की जो ज़मीन ली गई, वो ज़मीन शिफ्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का केस क्या था कि वो ज़मीन शिफ्ट की गई है, किसी भी लॉ के मुताबिक ये ज़मीन शिफ्ट नहीं की जा सकती। तो वो ज़मीन जो शिफ्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन जो शिफ्टेड है वो उसी दह के अंदर चली जाए, जो आपने जिस ज़मीन शिफ्ट करके ये प्रोजेक्ट बनाया वो ज़मीन अपनी जगह चली जाएगी, और जो यहाँ पर स्टेट लैंड है उसके आप पेमेंट करोगे। पेमेंट जो है तकरीबन कोई 45 बिलियंस कोई हैं, तो वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने वफाक के नाम से कहा है, मगर वफाक से सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़मीन जो है ये सिंध गवर्नमेंट की है, ये पैसे हमें दिए जाएं। अभी तक वो मामला वहाँ का ही वहाँ है, क्योंकि अभी पैसे भी मेरे अंदाजे में एक ही इंस्टॉलमेंट बैरिया ने दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं दी है, उसने टाइम लिया हुआ है। तो ये पैसे इंशाअल्लाह ताला यहाँ सिंध के अंदर आएंगे, और मलिर के लोगों के ऊपर क्योंकि हम जो नुमाइंदे हैं मलिर के, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये पैसे मलिर के लोगों के ऊपर खर्च होने चाहिए, मलिर के लोगों की जो तरक्याती कामों के लिए खर्च होने चाहिए। तो ये बैरिया टाउन का मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन ने ज़मीनें ख़रीदी हैं, और स्टेट लैंड भी लोगों को जो कब्ज़े थे उनके पैसे दिए। जो मैं क्यों इस तरह एक बात खामखा इस तरह करूँ कि बैरिया टाउन ने क्या नाम है कब्ज़े किए हैं, उन लोगों ने अपने हाथों से दिए। अब गोठों का जो मामला आ रहा है, गोठें मैंने वहाँ पर लीज़ करवाई, बैरिया टाउन के अंदर जो गोठें थी, गोठ अगर वो 10 एकड़ के ऊपर है, फिर हमारे जो गोठ वाले भी बादशाह लोग हैं वो भी तो अपना 10 एकड़ के बजाय वो 30-40 एकड़ पर प्लाटिंग कर रहे हैं। तो उसको हमें रोकना चाहिए, क्यों अगर हम उसके ऊपर प्लाटिंग अगर करेंगे तो हम अपने जो असल जो गोठ है उसको भी शक्की नज़रों में वो देखेंगे। तो कम से कम हम हमारी जो गोठे हैं जो 10 एकड़ पर है, 20 पर है, 30 पर है, उसको हम सेव करें। ऐसा ना हो कि वो गोठें भी हमारी नुकसान में चली जाएं। तो इस लिहाज से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन ने जो ज़मीनें ली हैं इसी तरीके से ली है। अच्छा साजिद साहब, आपसे एक और सवाल भी करना चाहूँगा कि देखें, अब जैसा कि इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ सिंध की कौम परस्त जमातें एक बहुत बड़ा रिएक्शन देने जा रही हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या आपकी जमात और आप उनका साथ देंगे? का हर एक की सोच जो तरीक़ेकार अलग अलग है, हमारा अलग है, मगर इस इशू पर, सिंध के इशू पर हम
आवाज़ उठा रहे हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी रैली निकाली इसके ख़िलाफ़, और जो मुत्तहदा ने कहा, MQM पाकिस्तान वालों ने कहा कि सिंध कराची हम सूबा बनाएंगे, उनको हमने जवाब दिया और उनके घर में जाकर जवाब दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि सिंध एक है, कराची के ऊपर आपका हक है, रहें यहाँ, बैठें यहाँ, कारोबार करें, मगर ये कराची को अब तोड़ नहीं सकते। कराची को तोड़ने की जो साजिश करेंगे कि तारीख भरी हुई है, अगर सिंध को जिसने तोड़ने की साजिश की है वो खुद टूट गया है। ये भी तो तकरीबन 5-6 तो टुकड़े हो चुके हैं। अगर ऐसी बात हुई तो इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा टुकड़े होंगे। सिंध में रहने वाले जितने भी हैं वो सिंधी हैं, कोई भी कम्युनिटी किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है वो कराची के अंदर रहता है, वो सबका बराबर का हक है, वो यहाँ रहते हैं, वो रहें यहाँ पर, वो कारोबार करें यहाँ पर, मगर कराची सिंध का अटूट हिस्सा है। और कराची का जो कराची को तोड़ने की जो साजिशें आज से नहीं हो रही हैं, काफ़ी अरसे से साजिशें की जा रही हैं। और आज जिस तरीके से वो जो सिंध के अंदर रहने वाले जो सिंधी थे, अब वो नौजवान जो अवेयर हैं, और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध को नुकसान पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंधी कौम का नाम उजागर किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंधी लोगों का नाम उजागर किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिंधी लोगों का नाम उजागर किया। तो अब हमने एक तारीखी रैली निकाली थी जो करीमाबाद से होती हुई, आशा मंजिल से करीमाबाद से होती हुई गुरु बंदर जाकर एम्प्रेस मार्केट तक जाकर हमारे क़यादत ने खिताब किया। तो उनको ये जो रैली देखी उन लोगों ने, तो उनको पता भी चल गया। उसी दिन इन्होंने रैली हैदराबाद में की थी, वो भी उनकी जो ना फेल्यूर रैली थी। इससे पहले कराची में भी की, लोग नहीं थे, मगर लोग जो थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली में थे। मैं समझता हूँ सारी मीडिया ने भी दिखाया, सारे दोस्तों को भी पता है कि रैली तारीखी रैली थी। जी कादर बख्शी साहब, आपसे दूसरा सवाल है कि जब महाज एक होता है और मकसद भी एक होता है, तो इस सिचुएशन में सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म से एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके प्लेटफार्म अलग होते हैं, तरीक़ेकार अलग होते हैं, जबकि मकसद और काज एक होता है। तो आपको नहीं लगता कि इस महाज पर सबको एक होना चाहिए? देखें, हम मेज़बान हैं, ये सारे सिंध की एक मुश्तरका होगी एक्टिविटी, जिसमें वफा की जमायतें भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ भी मौजूद होगी, JUI मौजूद होगी, जमात इस्लामी मौजूद होगी, अवामी नेशनल पार्टी मौजूद होगी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी होगी, अवामी वर्कर्स पार्टी होगी, बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टी है डॉक्टर मालिक बलोच साहब की, हासिल बिजंजो साहब की, और अख्तर मेंगल साहब की वे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी होगी, डॉक्टर ही बलोच की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, सिंध की सारी कॉम्प्रेस जमायतें होंगी, सिंध की पार्लियामानी जो नेशनल जमायतें हैं, SUP, कौमी अवामी तहरीक, STP और पलीजो साहब की अवामी तहरीक, इतनी सारी ये जमायतें होंगी। तो ये एक सिंध का मुश्तरका रद्द-ए-अमल होगा। हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं मेज़बान के तौर पे, क्योंकि हमने ऐलान किया था। तो अब ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेवारी है कि इसको एक कामयाब प्रोग्राम करके हम हुक्मरानों को पैगाम दें कि ये सिंध पे कब्ज़ा नामंजूर है, हम किसी भी सूरत में ये कब्ज़ा होने नहीं देंगे। अच्छा कादर बख्शी साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जज़ायर के मामले पर जो जिद्दोजहद होगी सिंध में, वो क्या STP के प्लेटफॉर्म पर होगी या दीगर जमातें भी उसका साथ देंगी? देखें, हर किसी की नज़रियाती नुक्ते नज़र अपना अपना है, वो अपने अपने सियासी मकासद के लिए जदोजहद करते हैं। लेकिन माजी में आपने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब कालाबाग डैम बनाने जा रहे थे तो हमने उसे नहीं बनाने दिया। उस पर सारी जमायतें मुश्तरका थीं। सिंध की तकसीम के हवाले से, मुहाजिर सूबे के हवाले से जब बातें हुई तो आपने देखा कि सिंध मुश्तरका थी। तो अब ये सिंध पे जो वफा की रूल नाफिज करके और हमारे जज़ायर हमसे छीने जा रहे हैं या सिंध की जाग्राफिकल तकसीम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको सिंध मुत्तहदा, यकजा और मुश्तरका तौर पे एक आवाज़, एक कदम के साथ जदोजहद करते हुए नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया कादर बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ के साथ मैं हूँ राजा बलोच। नाजरीन, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर हम किसी न किसी इशू पर आपसे मदऊ होते हैं कराची की आवाज़ प्रोग्राम में। आज हम एक अहम इशू पर
तज्जिया करने जा रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और वो जो इदारा है, एक ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की। पाकिस्तान स्टील मिल्स 30 नवंबर 1973 में उस दौर के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने उसका संगे बुनियाद रखा, और इसका जो रकबा है वो 19,500 एकड़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान स्टील मिल जो कि इस वक्त मौजूदा 8,000 से जायद मुलाजमीन के चूल्हे जो हैं उनके घरों के जला रहा है, और उसके अलावा उससे पहले 18,000 से जायद मुलाजमीन मुस्तफीद हो रहे थे इस इदारे से। ये इदारा इसकी नजरें बद लग गई है, जिसकी वजह से आज ये तबाहाली का शिकार है, और मौजूदा हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रही है। जो मौजूदा सीईओ हैं उनको भी इसी टास्क पर जराए कहते हैं कि भेजा गया है कि अब स्टील मिल को ताले लगाने का वक्त आ चुका है, और ये हजारों लाखों घर जिनके घरों के चूल्हे जलते हैं इस एक स्टील मिल की वजह से अब शायद वो बुझने जा रहे हैं, और बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। इस पे हम बात करना चाहेंगे। आज हम इस मौजू पे जो मेहमान गिरामी हैं मैं उनके तारुफ करवा दूं। मोहतरम यासीन जामरो साहब हैं जो कि इंसाफ लेबर यूनियन के चेयरमैन और मौजूदा स्टील मिल की जो सीबीए है उसके भी चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ हम वहां के सीनियर सहाफी हैं, बहुत मेहनत है उनकी और गहरी नजर होती है उनकी इस मामले पे। हसन ट्रगर साहब जो कि इस वक्त प्रेस क्लब को लीड कर रहे हैं, मलिर प्रेस क्लब को, और बहुत ही सीनियर सहाफी हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे शमशाद कुरैशी। शमशाद कुरैशी पीपल्स वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन हैं और साबिक सीबीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्टील मिल के हवाले से उनको भी बहुत जानकारी है और बहुत गहरी नजर होती है उनकी। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मोहतरम यासीन जामरो की तरफ, उनसे जानते हैं कि अब ये क्या होने जा रहा है, और उसमें मौजूदा जो सीबीए है जिसके वो चेयरमैन हैं उस हवाले से उनका क्या किरदार है। जी यासीन जामरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और ये मौका फराहम किया स्टील मिल के सिलसिले में बात करने का। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल के साथ मौजूदा गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या करने चाह रही है, क्योंकि कभी ये हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम पाकिस्तान स्टील मिल को, कभी ये कहा जाता है कि इस इंतज़ामिया को हमने भेजा है कि तमाम लोगों को जो है सीधा करें, और कभी ये कहा जाता है कि रिवाइवल की प्लान बना रहे हैं। तो अभी जो है कुछ दिन पहले एक कमेटी बनी है रिवाइवल के हवाले से, जिसमें हमारे अकरम चीमा साहब MNA हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा हैं, और कल उस पर मीटिंग भी बुलाई गई है। अच्छा यासीन जामरो साहब, मैं एक मिनट मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि देखें आप भी बिलोंग करते हैं PTI से, जो हुकूमत चला रही है इस वक्त, जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है वफाकी गवर्नमेंट में, आप भी उसके एक नुमाइंदे हैं। आप अगर ये स्टील मिल का अगर दिवालिया हो जाता है तो उस सूरत में आपका रिएक्शन क्या होगा PTI के हवाले से? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप समझते हैं, अभी मौजूदा CBA के आप चेयरमैन हैं, आप क्या समझते हैं कि स्टील मिल को किस तरह चलाया जाए? आपके पास कोई फार्मूला है इस तरह का? अगर है तो वो काइंडली शेयर करें। कि रिवाइवल की प्लान बना रहे हैं, तो अभी जो है कुछ दिन पहले एक कमेटी बनी है रिवाइवल के हवाले से, जिसमें हमारे अकरम चीमा साहब MNA हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा हैं, और कल उस पर मीटिंग भी बुलाई गई है इसी पाकिस्तान स्टील मिल के इश्यूज़ पे, और पाकिस्तान स्टील मिल में जो मौजूदा सूरत हाल है उस इश्यूज़ पर। तो ये तो जब सामने कोई चीज़ आएगी तो ही पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं इदारे के साथ। लेकिन मेरी ये गुजारिश है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि, और अकरम चीमा साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान स्टील मिल का चलना इस मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी है, जितना और इदारों का चलना ज़रूरी होता है या एजेंसीज़ का ज़रूरी होता है, इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल का चलना ज़रूरी है। और मेरा मशवरा ये है कि मैं पहले भी अपनी हुकूमत को ये मुआहदे जो तय हुए थे रशिया के साथ, और रशिया इंटरेस्ट भी है और रशिया इन्वेस्ट करना भी चाहती है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है इस मुल्क की या इस हुकूमत की या इन इदारों की कि पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया के साथ
चलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि रशिया ये कह चुकी है कि 50 साल आने वाले उसके भी पार्ट्स जो मौजूदा मशीनरी पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर लगी हुई है, 50 साल आने वाले तक के इसके पार्ट्स हमारे पास मौजूद पड़े हुए हैं। तो मैं ये सबसे बेहतर और आसान समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया ही चला सकती है, रशिया ही इसको तोसी कर सकती है और रशिया ही इसको रिवाइवल वाले अमल में खड़ा कर सकती है अपने पैरों पे। अगर ये पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाया गया तो खुदा की कसम मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पूरा अधूरा है। और इसकी मिसाल मैं यूं देता चलूं कि अगर इंसान कितना भी सेहतमंद हो, कितना भी कद काट हो साहब, लेकिन अगर उसके रीढ़ की हड्डी निकाल दो तो वो इंसान बेकार हो जाता है। और डेली यूज पे आप भर्ती हुए थे, ठीक है, काफी अर्सा आप कच्चे मुलाजिम रहे। जब आपको आप समय दीगर मुलाजिम 5000 कम बेश मुलाजिम परमानेंट हुए तो लोगों ने इसीलिए आपको वोट दिया, इंसाफ लेबर यूनियन को इसीलिए CBA बनाया कि उनको ये यकीन था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी और अगर CBA यही होगी तो हमारे जो मसाइल हल होंगे और हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टील एक बार फिर जो है ना अपने उरूज पे आएगा। लेकिन अफसोस की बात है, आप देखें हम लोग उस टाइम मौजूद थे उस धरने में और वो तवील धरना था, 120 दिन से भी ज़्यादा धरना, यानी कि जिस तरह आपके इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना दिया था उससे भी ज़्यादा यहाँ स्टील मिल के मुलाजिम ने दिया था। और अलीद जाओ साहब आप कर रहे थे जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने उस टाइम पे ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, आरिफ अलवी ने, असद उमर ने, कि जब हमारी हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान स्टील मिल को उनको बहाली की तरफ ले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करेंगे और जिन्होंने करप्शन किए उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप देखें अभी कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, आप लोगों ने आपको वोट दिया, CBA का चेयरमैन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान स्टील के अंदर आपकी CBA बनेगी। और इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट दिया कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब जब अवाम ने आप लोगों के ऊपर एतमाद किया, आपको वोट दिया, तो अब इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की तरफ तो कोई नहीं है। यही बातें की जा रही कि निजकारी की तरफ ले जाया जाए, मुलाजमिन को निकाला जाए, तो ये हल तो नहीं है। एक इदारा है, कौमी इदारा है और ख़ास करके आपको चाहिए कि आपको अपनी पार्टी के आगे एहतजाज करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपको मिलना चाहिए, उसको आप बताएं कि भाई मैं CBA यूनियन का चेयरमैन हूँ, लोगों ने वोट दिया और आप ही की वजह से लोगों ने अगली इलेक्शन में जो आम इंतखाबात थे उसमें वोट दिया PTI को। यही वजह है कि PTI ने कराची में जो पहली मरतबा इतनी तादाद में सीटें ली, वो जीत के आए। मलिक से एक आपका MNA हुआ। तो अब आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप पाकिस्तान स्टील को जो है ना वो बहाली की तरफ ले जाएं, मुलाजिमिन के मसले हल करें। जनाब, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यही गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ कई दफ़ा अपने वीडियो क्लिप से और अखबार से, ख़त के ज़रिए, कि पाकिस्तान स्टील मिल को अगर चलाना है खान साहब, क्योंकि आपका वादा था 2016 में जब आप जना गेट पर आए थे, उस वक्त में 113 दिन धरना दे के बैठा हुआ था। तो असद उमर साहब भी आए, आरिफ अलवी साहब भी आए, हलीम आदिल शेख साहब भी आए और तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरी क़यादत आई थी। और उस क़यादत के दरमियान आपको वोट दिया, चेयरमैन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान स्टील के अंदर आपकी CBA बनेगी। और इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट दिया कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब जब अवाम ने आप लोगों के ऊपर एतमाद किया, आपको वोट दिया, तो देखें वोट की भी बेशक आप ये कह सकते हैं कि वोट की उस वक्त, क्योंकि हमारी पार्टी अपोजिशन में थी, आज इक़्तिदार में है, लेकिन ये मैं आज भी तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद रखता हूँ। और जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, जैसे अकरम चीमा साहब अभी राब्ते में आए, हमें बिठाकर इसका रिवाइवल का प्लान हमसे भी मांगा है और हम कल हो सकता है जो मीटिंग है इसमें हमें बुलाया जाए या अगली कोई निशस्त रखी जाए जिसमें हमें मधु किया जाएगा। ये यकीन दहानी कराइए मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब ने, क्योंकि उस कमेटी का ये हिस्सा भी हैं और हुकूमती MNA भी हैं। और मैं अभी पिछले दिनों, कल नहीं परसों जो है, सदर पाकिस्तान से भी मैं मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में, मैंने वहाँ भी ये सारे इजहार किए और खदशात का जो है इजहार किया। तो उसमें यकीन दहानी कराई गई मुझे प्रेसिडेंट के हवाले से भी, और प्रेसिडेंट साहब ने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज के साथ मैं हूं राजा बलोच। नाजरीन, बहुत सारे इश्यूज को लेकर हम किसी न किसी इशू पर आपसे मदऊ होते हैं कराची की आवाज प्रोग्राम में। आज हम एक अहम इशू पर तज्जिया करने जा रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और वो जो इदारा है, एक ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत
रखता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की। पाकिस्तान स्टील मिल्स 30 नवंबर 1973 में उस दौर के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने उसका संगे बुनियाद रखा और इसका जो रकबा है वो 19,500 एकड़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान स्टील मिल जो कि इस वक्त मौजूदा 8,000 से जायद मुलाजमीन के चूल्हे जो हैं उनके घरों के जला रहा है और उसके अलावा उससे पहले 18,000 से जायद मुलाजमीन मुस्तफीद हो रहे थे इस इदारे से। यह इदारा इसकी नजरें बद लग गई है जिसकी वजह से आज ये तबाहली का शिकार है और मौजूदा हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रही है। जो मौजूदा सीईओ हैं उनको भी इसी टास्क पर जराए कहते हैं कि भेजा गया है कि अब स्टील मिल को ताले लगाने का वक्त आ चुका है और ये हजारों लाखों घर जिनके घरों के चूल्हे जलते हैं इस एक स्टील मिल की वजह से अब शायद वो बुझने जा रहे हैं और बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। इस पे हम बात करना चाहेंगे। आज हम इस मौजू पे जो मेहमान गिरामी हैं मैं उनके तारुफ करवा दूं। मोहतरम यासीन जामरो साहब हैं जो कि इंसाफ लेबर यूनियन के चेयरमैन और मौजूदा स्टील मिल की जो सीबीए है उसके भी चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ हम वहां के सीनियर सहाफी हैं, बहुत मेहनत है उनकी और गहरी नजर होती है उनकी इस मामले पे। हसन टगर साहब जो कि इस वक्त प्रेस क्लब को लीड कर रहे हैं, मलिक प्रेस क्लब को, और बहुत ही सीनियर सहाफी है। उसके अलावा हम बात करेंगे शमशाद कुरैशी पीपल्स वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन हैं और साबिक सीबीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्टील मिल के हवाले से उनको भी बहुत जानकारी है और बहुत गहरी नजर होती है उनकी। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मोहतरम यासीन जामरो की तरफ, उनसे जानते हैं कि अब ये क्या होने जा रहा है और उसमें मौजूदा जो सीबीए है जिसके वो चेयरमैन है उस हवाले से उनका क्या किरदार है। जी यासीन जामरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और ये मौका फराहम किया स्टील मिल के सिलसिले में बात करने का। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल के साथ मौजूदा गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्योंकि कभी ये हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम पाकिस्तान स्टील मिल को, कभी ये कहा जाता है कि इस इंतजामिया को हमने भेजा है कि तमाम लोगों को जो है सीधा करें, और कभी ये कहा जाता है कि रिवाइवल की प्लान बना रहे हैं। तो अभी जो है कुछ दिन पहले एक कमेटी बनी है रिवाइवल के हवाले से जिसमें हमारे अकरम चीमा साहब MNA हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा हैं और कल उस पर मीटिंग भी बुलाई गई है। अच्छा यासीन जामरो साहब, मैं एक मिनट में आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि देखें आप भी बिलोंग करते हैं PTI से, जो हुकूमत चला रही है इस वक्त, जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है वफाकी गवर्नमेंट में, आप भी उसके एक नुमाइंदे हैं। आप अगर ये स्टील मिल का अगर दिवालिया हो जाता है तो उस सूरत में आपका रिएक्शन क्या होगा PTI के हवाले से? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि क्या आप समझते हैं, अभी मौजूदा CBA के आप चेयरमैन हैं, आप क्या समझते हैं कि स्टील मिल को किस तरह चलाया जाए? आपके पास कोई फार्मूला है इस तरह का? अगर है तो वो शेयर करें। कि रिवाइवल की प्लान बना रहे हैं। तो अभी जो है कुछ दिन पहले एक कमेटी बनी है रिवाइवल के हवाले से जिसमें हमारे अकरम चीमा साहब MNA हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा हैं और कल उस पर मीटिंग भी बुलाई गई है इसी पाकिस्तान स्टील मिल के इश्यूज पे और पाकिस्तान स्टील मिल में जो मौजूदा सूरत हाल है उस इश्यूज पर। तो ये तो जब सामने कोई चीज़ आएगी तो ही पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं इदारे के साथ। लेकिन मेरी ये गुजारिश है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि और अकरम चीमा साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान स्टील मिल का चलना इस मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी है, जितना और इदारों का चलना ज़रूरी होता है या एजेंसीज का ज़रूरी होता है, इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल का चलना ज़रूरी है। और मेरा मशवरा ये है कि मैं पहले भी अपनी हुकूमत को ये मुआहदे जो तय हुए थे रशिया के साथ, और रशिया इंटरेस्ट भी है और रशिया इन्वेस्ट करना भी चाहती है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है इस मुल्क की या इस हुकूमत की या इन इदारों की कि पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया के साथ चलाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि रशिया ये कह चुकी है कि 50 साल आने वाले उसके भी पार्ट्स जो मौजूदा मशीनरी पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर लगी हुई है
50 साल आने वाले तक के इसके पार्ट्स हमारे पास मौजूद पड़े हुए हैं। तो मैं ये सबसे बेहतर और आसान समझता हूं कि पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया ही चला सकती है, रशिया ही इसको तोसी कर सकती है और रशिया ही इसको रिवाइवल वाले अमल में खड़ा कर सकती है अपने पैरों पे। अगर ये पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाया गया तो खुदा की कसम मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान पूरा अधूरा है। और इसकी मिसाल मैं यूं देता चलूं कि अगर इंसान कितना भी सेहतमंद हो, कितना भी कद साहब, लेकिन अगर उसको रीढ़ की हड्डी निकाल दो तो इंसान बेकार हो जाता है। और डेली यूज पे आप भर्ती हुए थे, ठीक है, काफी अर्सा आप कच्चे मुलाजिम रहे। जब आपको आप समय दीगर मुलाजिम 5,000 करोड़ बेश मुलाजिम परमानेंट हुए तो लोगों ने इसीलिए आपको वोट दिया, इंसाफ लेबर यूनियन को इसीलिए सीबीए बनाया कि उनको ये यकीन था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी और अगर सीबीए यही होगी तो हमारे जो मसाले वाल हल होंगे और हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टील एक बार फिर जो है ना अपने उरूज पे आएगा। लेकिन अफसोस की बात है, आप देखें हम लोग उस टाइम मौजूद थे उस धरने में और वो तवील धरना था, 120 दिन से भी ज्यादा धरना, यानी कि जिस तरह आपके इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में धरना दिया था उससे भी ज्यादा यहाँ स्टील के मुलाजिम ने दिया था। और अलीब जाओ साहब आप कर रहे थे जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने उस टाइम पे ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, आरिफ अलवी ने, असद उमर ने, कि जब हमारी हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान स्टील मिल को उनको बहाली की तरफ ले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करेंगे और जिन्होंने करप्शन किए उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप देखें अभी कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए, आप लोगों ने आपको वोट दिया, सीबीए का चेयरमैन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान स्टील के अंदर आपकी सीबीए बनेगी। और इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट दिया कि वो अब वज़ीर आज़म है। अब जब अवाम ने आप लोगों के ऊपर एतमाद किया, आपको वोट दिया, तो अब इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली की तरफ तो कोई नहीं है। यही बातें की जा रही है कि निजकारी की तरफ ले जाया जाए, मुलाजिमिन को निकाला जाए, तो ये हल तो नहीं है। एक इदारा है, कौमी इदारा है और खास करके आपको चाहिए कि आपको अपनी पार्टी के आगे एहतजाज करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपको मिलना चाहिए, उसको आप बताएं कि भाई मैं सीबीए यूनियन का चेयरमैन हूँ, लोगों ने वोट दिया है और आप ही की वजह से लोगों ने अगले इलेक्शन में जो आम इंतखाबात थे उसमें वोट दिया पीटीआई को। यही वजह है कि पीटीआई ने कराची में जो पहली मरतबा इतनी तादाद में सीटें ली, वो जीत के आए, मली से एक आपका एमएनए हुआ। तो अब आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप पाकिस्तान स्टील को जो है ना वो बहाली की तरफ ले जाएं, मुलाजिम के मसले हल करें। जनाब, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ कई दफ़ा अपने वीडियो क्लिप से और अखबार से, ख़त के ज़रिए, कि पाकिस्तान स्टील मिल को अगर चलाना है खान साहब, क्योंकि आपका वादा था 2016 में जब आप जना गेट पर आए थे, उस वक्त में 113 दिन धरना दे के बैठा हुआ था, तो असद उमर साहब भी आए, आरिफ अलवी साहब भी आए, हलीम आदिल शेख साहब भी आए और तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरी क़यादत आई थी। और उस क़यादत के दरमियान आपको वोट दिया, चेयरमैन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान स्टील के अंदर आपकी सीबीए बनेगी। और इमरान खान साहब को भी लोगों ने वोट दिया कि वो अब वज़ीर आज़म है। अब जब अवाम ने आप लोगों के ऊपर एतमाद या आपको वोट दिया, तो देखिए वोट की कह सकते हैं कि वोट की उस वक्त क्योंकि हमारी पार्टी अपोजिशन में थी, आज इक़्तिदार में है, लेकिन ये मैं आज भी तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद रखता हूँ। और जहां तक मेरी बातचीत हुई है, जैसे अकरम चीमा साहब अभी राब्ते में आए, हमें बिठाकर इसका रिवाइवल का प्लान हमसे भी मांगा है और हम कल हो सकता है जो मीटिंग है इसमें हमें बुलाया जाए या अगली कोई निशस्त रखी जाए जिसमें हमें मधु किया जाएगा। ये यकीन दहानी कराइए मोहतरम जनाब अकरम चीमा साहब ने, क्योंकि उस कमेटी का ये हिस्सा भी हैं और हुकूमती एमएनए भी हैं। और मैं अभी पिछले दिनों, कल नहीं परसों जो है, सदर पाकिस्तान से भी मैं मुलाकात हुई गवर्नर हाउस में, मैंने वहां भी ये सारे इजहार किए और खदशात का जो है इजहार किया, तो उसमें यकीन दहानी कराई गई मुझे प्रेसिडेंट के हवाले से भी। और प्रेसिडेंट साहब ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू। बारिश के बाद कराची की सूरत हाल खासी भयानक है, लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जहां जहां बारिश हुई है सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें तो सबकी नज़र आ रही हैं, जबकि सिर्फ मेयर कराची का ये रोना है कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले सेक्रेटरी इत्तलात जनाब मीर अब्बास तालपुर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया।
मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा मीर साहब कि ये जो कराची की सूरत हाल है, ये कराची इस वक्त जो हमें पानी नज़र आ रहा है, लोगों के घरों में पानी नज़र आ रहा है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं लोग। मीर साहब, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और क्या ये सूरत हाल सिर्फ कराची की ही है? देखें, कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये तो एक तरह से आप समझ लें, ये तो एक इमरजेंसी है। बरसातें, बारिशें, अल्लाह की तरफ से ये सारा मामला आया है। लेकिन बेसिकली कराची की जो नुमाइंदगी है, वो कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो नुमाइंदगी दी है 5 से 10%। कराची के नुमाइंदे इससे पहले जो है वो तकरीबन 25 साल जो है वो MQM और जमात इस्लामी के नाज़मीन रहे हैं। 13 साल MQM का मेयर रहा है, MQM के पास रहे हैं, और 12 साल रहे हैं अपना जमात इस्लामी के पास। और तकरीबन 25-30 साल से जो है MQM का कराची पे ही कंट्रोल रहा है। हर हुकूमत के वो हिस्सेदार रहे हैं, हर हुकूमत में उनका हिस्सा रहा है और उसके बेसिक ज़िम्मेदार वही है। और बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत कम नुमाइंदगी मिली है कराची में, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और जितनी अभी ये 5 या 7 साल में जितनी तरक्की की है कराची ने, ये जितने काम कराची में हुए हैं, इससे पहले इतने ज़्यादा काम नहीं हुए थे। मीर साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप भी बल्दियात में मुंतखब नुमाइंदे थे और अब चूँकि बल्दियात का वक्त ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन ऐसा लग रहा है, जो मौजूदा सूरत हाल है कि जल्द ही इलेक्शन दोबारा होंगे, तो क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आपने मलीर के लोगों को अपनी कारकर्दगी से मुतमईन किया? आप दोबारा लोगों में जाएंगे तो क्या आप अपनी कारकर्दगी उनको दिखा सकते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, अब आप हमें दोबारा वोट दीजिए? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के मतलब आपको बताऊंगा कि हमने अपनी यूनियन काउंसिल में बहुत सारे काम किए हैं। हम नहीं बोलेंगे, हमारी आवाम बोलेगी। हमने हमारे MPS साहब के फंड से 10 करोड़ की सीवरेज लाइन यहाँ डलवाई। यहाँ पे हमने मेन रोड MPF फंड से कराए हैं। हमने अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ से ब्रांचेस के रोड्स बनवाए हैं, सीवरेज सिस्टम ठीक किया है, और हमने 5 पार्क्स यहाँ पे खूबसूरत तामीर करवाएं। और हम जो है वो हम समझते हैं कि हमने आवाम को बेहतर रेस्पॉन्स दिया है। हम आवाम के साथ हर मुश्किल में हर वक्त उनके साथ रहे हैं। ज़िला काउंसिल कराची सलमान मुराद साहब की क़यादत में बहुत ज़बरदस्त किस्म के तरक्याती काम किए हैं। हमारे MNAs MPAs यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, जहाँ अब्दुल करीम जोखियो साहब, मोहम्मद साजिद जोखियो साहब। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने भी देखा है कि मलीर की आवाम ने शानदार रेस्पॉन्स दिया। यहाँ से हमारे 5 MPA मुंतखब हुए, 2 MNA मुंतखब हुए, हमने DMC जीती, हमने ज़िला काउंसिल कराची जीती। इंशाअल्लाह दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हम एक दफ़ा फिर आवाम के एतमाद से मुंतखब होकर फिर आवाम की खिदमत करेंगे। आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा मीर साहब कि ये जो कराची की सूरत हाल है, ये कराची इस वक्त जो हमें पानी नज़र आ रहा है, लोगों के घरों में पानी नज़र आ रहा है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं लोग। मीर साहब, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और क्या ये सूरत हाल सिर्फ कराची की ही है? देखें, कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये तो एक तरह से आप समझ लें, ये तो एक इमरजेंसी है। बरसातें, बारिशें, अल्लाह की तरफ से ये सारा मामला आया है। लेकिन बेसिकली कराची की जो नुमाइंदगी है, वो कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो नुमाइंदगी दी है 5 से 10%। कराची के नुमाइंदे इससे पहले जो है वो तकरीबन 25 साल जो है वो MQM और जमात इस्लामी के नाज़मीन रहे हैं। 13 साल MQM का मेयर रहा है, MQM के पास रहे हैं, और 12 साल रहे हैं अपना जमात इस्लामी के पास। और तकरीबन 25-30 साल से जो है MQM का कराची पे ही कंट्रोल रहा है। हर हुकूमत के वो हिस्सेदार रहे हैं, हर हुकूमत में उनका हिस्सा रहा है और उसके बेसिक ज़िम्मेदार वही है।
और बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत कम नुमाइंदगी मिली है कराची में, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और जितनी अभी ये 5 या 7 साल में जितनी तरक्की की है कराची ने, ये जितने काम कराची में हुए हैं इससे पहले इतने ज़्यादा काम नहीं हुए थे। मेरे साहब आखिरी सवाल ये है कि आप भी बल्दियात में मुंतखब नुमाइंदे थे और अब चूँकि बल्दियात का वक्त ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन ऐसा लग रहा है, जो मौजूदा सूरत हाल है कि जल्द ही इलेक्शन दोबारा होंगे, तो क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? आपने मलीर के लोगों को अपनी कारकर्दगी से मुतमईन किया? आप दोबारा लोगों में जाएंगे तो क्या आप अपनी कारकर्दगी उनको दिखा सकते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, अब आप हमें दोबारा वोट दीजिए? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। मैं अपनी यूनियन काउंसिल के मतलब आपको बताऊंगा कि हमने अपनी यूनियन काउंसिल में बहुत सारे काम किए हैं। हम नहीं बोलेंगे, हमारी आवाम बोलेगी। हमने हमारे एमपीएस साहब के फंड से 10 करोड़ की सीवरेज लाइन यहाँ डलवाई। यहाँ भी हमने मेन रोड एमपीएफ फंड से कराए हैं। हमने अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ से ब्रांचेस के रोड्स बनवाए हैं, सीवरेज सिस्टम ठीक किया है और हमने 5 पार्क्स यहाँ पे खूबसूरत तामीर करवाएं हैं। और हम जो है वो हम समझते हैं कि हमने आवाम को बेहतर रेस्पॉन्स दिया है। हम आवाम के साथ हर मुश्किल में हर वक्त उनके साथ रहे हैं। ज़िला काउंसिल कराची सलमान मुराद साहब की क़यादत में बहुत ज़बरदस्त किस्म के तरक्याती काम किए हैं। हमारे MNAs MPAs यहाँ पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, जहाँ अब्दुल करीम जोखियो साहब, मोहम्मद साजिद जोखियो साहब। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने भी देखा है कि मलीर की आवाम ने शानदार रेस्पॉन्स दिया। यहाँ से हमारे 5 MPA मुंतखब हुए, 2 MNA मुंतखब हुए, हमने DMC जीती, हमने ज़िला काउंसिल कराची जीती। इंशाअल्लाह दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हम एक दफ़ा फिर आवाम के एतमाद से मुंतखब होकर फिर आवाम की खिदमत करेंगे।